आज मेसी के वर्ल्ड कप जीतने से ज्यादा अगर किसी की हार के चर्चे हैं वो है एम्बावे। 23 साल के इस लड़के ने वो करके दिखा दिया जो 37 साल के रोनाल्डो भी नहीं कर पाए। 19 साल की उम्र में इस लड़के ने अपने दम पर फ्रांस को 2018 का वर्ल्ड कप जितवाया। मेसी के सामने गोल्डन बूट लेके जाता है। ऑल टाइम वर्ल्ड कप रैंकिंग में 6वें नंबर पर जिसने सबसे ज्यादा गोल किया। वर्ल्ड कप में हैट्रिक मारी जो 1966 के बाद किसी ने नहीं मारी। पर क्या आप यकीन करेंगे कि ये वही लड़का है जिसने 8 साल की उम्र तक ब्रेड के अलावा कुछ नहीं खाया। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार शाम को खाना खाने के टाइम इनकी माँ इनके पास आती और रो पड़ती और कहती कि बेटा मुझे माफ कर देना, हम आज का खाना अरेंज नहीं कर पाए। ये लड़का रोनाल्डो के लिए इतना पागल था कि बचपन में इसके पूरे कमरे में रोनाल्डो के ही फोटो थे और उन फोटोज के साथ ये अकेले में बात करने लग जाता और अपनी माँ से कहता कि बड़ा होकर मैं अपने आइडल रोनाल्डो से जरूर मिलूंगा। आप सोचिए, कहानी की शुरुआत होती है 20 दिसंबर 1998 को पेरिस से, जहाँ इनका जन्म हुआ। परिवार की इनकम ना के बराबर थी। पूरी फैमिली एक टाइम ही खाना खाती थी और कई बार तो एक टाइम का खाना भी मुश्किल हो जाता था। एम्बावे के पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे और जब ये खेलने के लिए बाहर निकलता तब ये अपने पिता के जूते पहनकर निकलता। लेकिन एक 7 साल के बेटे के लिए उनके पिता के जूते काफी बड़े रहते थे, इसलिए ये जूतों के अंदर आगे की साइड कागज भर देता ताकि जूते बार बार न खुले। इतनी मुश्किलों से लड़ने के बाद भी एम्बावे काफी खुश रहते थे और अपनी माँ से कहा करते थे कि एक दिन में सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद जब एम्बावे ने अपने पिता को ये बात बताई कि वह स्कूल छोड़कर फुटबॉलर बनना चाहता है तो इसके पिता ने इसका फुल सपोर्ट किया और इसे अपने साथ इंस्टीट्यूट ले जाने लगे। एम्बावे और उसके पिता रोज 11 किलोमीटर पैदल चलकर जाते और वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद 11 किलोमीटर पैदल चलकर आते। कई सालों की मेहनत के बाद जब ये 14 साल का हुआ तब जिनेदिन जिदान ने इसे रियल मैड्रिड के साथ प्रैक्टिस के लिए इन्वाइट किया, जहाँ इसका अपनी माँ को बताया हुआ सपना पूरा हुआ जो था क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिलना, क्योंकि उस टाइम रोनाल्डो रियल मैड्रिड के साथ खेला करते थे। रोनाल्डो से मिलने के बाद एम्बावे की मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ गई और इसके बाद इसने अपने प्रैक्टिस को डबल कर दिया। इसकी काबिलियत को देखते हुए चेल्सी क्लब ने एम्बावे को फुटबॉल ट्रायल के लिए लंदन बुलाया। इस इनविटेशन पर यह अपनी माँ के साथ लंदन पहुंच गया और वहां पर अपने फुटबॉल की स्किल से चेल्सी के मेंबर को चौंका कर रख दिया। लेकिन फिर भी चेल्सी के मेंबर उस एक ट्रायल से संतुष्ट नहीं थे कि एम्बावे को अपनी टीम में खेलने का मौका दिया जाए या नहीं। तो चेल्सी के मेंबर ने एम्बावे को सेकेंड ट्रायल के लिए 3 महीनों के बाद वापस इन्वाइट किया। लेकिन एम्बावे की माँ ने चेल्सी क्लब को ये बोल दिया कि मेरा बेटा फिर से ट्रायल के लिए नहीं आएगा। अगर आपको अपने टीम में लेना हो तो अभी लो, वरना अगले 5 सालों में फिर से मेरे बेटे को अपने टीम में लेने के लिए आपको 50 मिलियन यूरोज देने पड़ेंगे। एम्बावे की माँ की बात को सुनकर चेल्सी क्लब ने एम्बावे को उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया, ये सोचकर कि ये 14 साल का बच्चा क्या ही कर लेगा। लेकिन कुछ सालों बाद 31 अगस्त 2017 को PSG ने इसकी माँ से कही हुई अमाउंट से 4 गुना ज्यादा पैसा देकर एम्बावे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। सीधी भाषा में बोलूं तो 182 मिलियन यूरो, भारतीय रुपयों में बताऊं तो 1580 करोड़ रुपए। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इस टीम में खेलने के लिए जो उन्हें नेट सैलरी मिलेगी वो है 590 करोड़ रुपए। इसके अलावा साइनिंग बोनस की वैल्यू होगी 1500 करोड़ रुपए और तीसरा कंपोनेंट है लॉयल्टी बोनस, जिसके अकॉर्डिंग एम्बावे को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पहले साल 575 करोड़ रुपए लॉयल्टी बोनस मिलेगा, सेकेंड ईयर में मिलेगा 660 करोड़ रुपए और थर्ड ईयर में मिलेगा 740 करोड़ रुपए। अगर हम तीनों सालों के पैसों को एक साथ कर दे तो एम्बावे को 3 साल के मिल रहे हैं 5250 करोड़ रुपए और इसी के साथ इनके नाम दर्ज हो जाता है दुनिया का सबसे महंगा टीनेज खिलाड़ी बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस क्लब के लिए एम्बावे ने पूरी जान लगा दी और टीम को कई सारे मैच भी जितवाए। 30 जून 2018 को फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के मैच में इन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ 2 गोल दागे और फाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ इन्होंने एक और गोल दागकर टीम को वर्ल्ड कप जितवाया। और ये पहले के बाद दुनिया के दूसरे ऐसे इंसान बने जिन्होंने टीनेज में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में कोई गोल किया। लेकिन इसने वर्ल्ड कप 2018 से जितने रुपए भी जीते उन पैसों को ऐसे बच्चों के लिए दान कर दिया जो सपना देखते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं पर आर्थिक स्थिति के कारण कोई कदम नहीं ले पाते, क्योंकि इन्होंने खुद बहुत संघर्ष और गरीबी देखी है, इसलिए ये नहीं चाहते कि मेरा जैसा संघर्ष बाकी बच्चों को देखना पड़े। रोनाल्डो जैसे महान खिलाड़ी अपने देश के लिए वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए जबकि उनका क्लब करियर सबसे बेस्ट है। वहीं 23 साल के एम्बावे में 2026 का वर्ल्ड कप जितवाने की काबिलियत है, क्योंकि ये वही खिलाड़ी है जो मेसी की तरह ट्रेवलिंग करते हैं। वहीं छोटे कद के होने के बावजूद भी ये रोनाल्डो की तरह हेडर मारते हैं, हुसैन बोल्ट की तरह तेज दौड़ते हैं। इन्होंने जिस तरह 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में मेसी के मुंह से ऑलमोस्ट जीत छीन ही ली थी, उसके बाद इनकी दुनिया फैन हो गई। सबको लगा कि एक गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जा रहा है तो दूसरा तैयार है। सोचिए, अभी तक इसने 2 ही वर्ल्ड कप खेले जिसमें इसने 64 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ कर रख दिया। अगर ये रोनाल्डो और मेसी की तरह 3-4 वर्ल्ड कप और खेलेगा तो ऐसे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा जो भविष्य में शायद कोई
तोड़ नहीं पाएगा या टूटने में काफी समय लग जाएगा। लेकिन आप याद करिए कि ये वही खिलाड़ी है जिसने रोनाल्डो की फोटो कमरे में लगाकर सपना देखा था कि एक दिन वह रोनाल्डो से जरूर मिलेगा, और आज रोनाल्डो और मेसी से कंधा मिलाकर लड़ाई करता है। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी के पास बेस्ट गोलकीपर मार्टिनी था, बेस्ट मिडफील्डर थे, लेकिन फ्रांस के पास सिर्फ अम्बावे था और उसने वो करके दिखा दिया जो खुद मेसी भी नहीं कर सके। और एक यही कारण है कि फ्रांस के राष्ट्रपति और अर्जेंटीना के गोलकीपर भी अपने आप को नहीं रोक पाए। मेरे हिसाब से मेसी वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व करता था, पर अम्बावे वर्ल्ड कप हारना डिजर्व नहीं करता था। अगर इनके गर्लफ्रेंड की बात करें तो एज अ सोर्स इनकी गर्लफ्रेंड है अलिसिया आइलिस, और ये इनकी गर्लफ्रेंड सन 2018 से है। अगर इनके मनी फैक्टर की बात करें तो सोर्स के मुताबिक इनका टोटल नेटवर्थ 95 मिलियन US$ है, जो कि लगभग 704 करोड़ रुपए होता है। और अगर इनके सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी है 1.8 करोड़ यूरोस, जो कि लगभग 158 करोड़ रुपीस होती है। अगर इनके कार्स कलेक्शन की बात करें तो इनके पास वोक्सवैगन मल्टी वैन कार है जिसकी कीमत है 25 लाख रुपए। मर्सिडीज बेंज वी क्लास जिसकी कीमत है 1 करोड़ 38 लाख रुपए। और इसके साथ साथ इनके पास एक वोल्क्सवैगन टिगुआन कार भी है। Breathing in the lies that keep me open from the truth that keeps me holding on so you're lost. What do you think? आज के समय में अगर फुटबॉल की बात की जाए और उसमें मेसी, रोनाल्डो और नेमार इन 3 खिलाड़ियों का जिक्र ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और जहां तक मुझे पता है कि अगर फुटबॉल में कोई भी इंसान थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता होगा तो मेसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप फुटबॉल के खेल में मेसी की महानता और उनके फैन फॉलोइंग का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अर्जेंटीना में उनकी वजह से एक नियम बनाना पड़ा था कि वहां पर माता पिता अपने बच्चों का नाम मेसी नहीं रख सकते थे, क्योंकि वहां के विशेषज्ञ इस बात से डरने लगे थे कि आने वाले कुछ सालों में मेसी नाम के बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि देश में बच्चों के पहचान का बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो मेसी के फुटबॉल की तो चलिए बिना आपका समय खराब किए हुए हम शुरू से मेसी के संघर्ष से सफलता के बारे में डिटेल में जानते हैं। लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को रोसारियो अर्जेंटीना में हुआ था। उनके पिता का नाम जॉर्ज मेसी था, जो एक फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करते थे, और उनकी मां का नाम सेलिया मारिया था। मेसी के अलावा उनके 2 बड़े भाई और एक बहन भी हैं, जिनमें भाइयों का नाम रॉड्रिगो और मेशियस है और उनकी बहन का नाम मारिया सोल है। 5 साल की उम्र से ही मेसी ने अपने पिता जॉर्ज द्वारा ट्रेनिंग दिए जा रहे घर के पास के एक क्लब ग्रैंडोली के लिए फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, और फिर 1995 में वह अपने शहर रोसारियो की ही एक टीम न्यूवेल ओल्ड बॉयज की तरफ से खेलने लगे। मेसी 9 साल की अपनी छोटी सी उम्र में अपनी लगन और प्रैक्टिस के दम पर इतना अच्छा फुटबॉल खेलने लगे थे कि अगर फुटबॉल उनके पास आ जाती तो 15-15 मिनट तक उनसे फुटबॉल को कोई छीन नहीं पाता था, और देखने वाले लोग खुशी के मारे सिक्के उछालने लगते थे। सब कुछ उनके लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था। वह अपनी मेहनत के दम पर एक अच्छे खिलाड़ी बनते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके घर वालों को भी
फुटबॉल में उनका कैरियर साफ साफ दिखाई देने लगा था। लेकिन अचानक 11 साल की उम्र में उन्हें हार्मोन डिफिशियंसी नाम की एक भयानक बीमारी हो गई। दोस्तों बता दूं कि इस बीमारी में शरीर के अंदर हार्मोन्स की बहुत कमी हो जाती है और अगर इसका इलाज जल्द ना कराया जाए तो शरीर का विकास रुक जाता है। इस बीमारी का इलाज बहुत ही महंगा था और साथ ही साथ इसके इलाज के लिए मेसी को रोज रात में अपने जांघों पर इंजेक्शन लगाना पड़ता था, जो कि बहुत दर्दनाक होता था। उन्हें इंजेक्शन को 7 दिन एक पैर में तो अगले 7 दिन दूसरे पैर में लगाना पड़ता था। दोस्तों आप खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसा करना किसी 11 साल के बच्चे के लिए कितना कठिन होता होगा। कुछ सालों तक अपना सब कुछ लगाकर मेसी के पिता ने उनका इलाज करवाया, लेकिन उसके बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। मेसी के इलाज में करीब $1500 हर महीने का खर्च था और उनके पिता एक साधारण सी मजदूरी करते हुए अब उनका इलाज का खर्च नहीं संभाल पा रहे थे। लेकिन मेसी ने अपने इतने कठिन समय में भी फुटबॉल को कभी नहीं छोड़ा और अपनी पूरी जी जान लगाकर प्रैक्टिस करते रहे। कुछ आगे मेसी के साथ भी हुआ। मेसी के खेल से प्रभावित होकर उनके किसी प्रशंसक ने बार्सिलोना यूथ एकेडमी के खेल निदेशक कॉस रिक्सैक को मेसी की अद्भुत खेल के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने मेसी का मैच देखा और इस छोटे से बच्चे के खेल के दीवाने हो गए। फिर उन्होंने मेसी और उनके घर वालों से एक एग्रीमेंट किया कि मेसी के बीमारी का पूरा खर्च उनकी टीम उठाएगी, लेकिन उन्हें स्पेन आकर बार्सिलोना की तरफ से खेलना होगा। इस एग्रीमेंट को मेसी और उनके परिवार वालों ने खुशी खुशी मान लिया और फिर 14 साल की उम्र में मेसी अपने परिवार के साथ स्पेन चले गए और उन्होंने बार्सिलोना यूथ एकेडमी ला मासिया के युवा टीमों में खेलना शुरू किया और वहां भी उन्होंने अपने जादुई खेल से सबको प्रभावित कर दिया। मेसी ने 16 नवंबर 2003 को पोर्टो के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में अपने क्लब के फर्स्ट टीम की तरफ से खेलते हुए अपने खेल जीवन की शुरुआत की। वह उस समय केवल 16 साल और 145 दिन के थे। उन्होंने 17 अगस्त 2005 को 18 साल की उम्र में हंगरी के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला और 2012 में एक साल में सबसे ज्यादा गोल करने की वजह से मेसी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। इस साल उन्होंने 91 गोल दागे थे और उन्होंने जर्मनी के महान फुटबॉलर गेर्ड मूलर का रिकॉर्ड तोड़ा था। इससे पहले मूलर ने 1972 में एक साल में कुल 85 गोल किए थे। मेसी ने 2004 से 2016 तक बार्सिलोना के लिए 348 मैच खेले और उसमें उन्होंने 312 गोल दागे थे। स्पेनिश ला लीगा में 300 गोल करने वाले मेसी एकमात्र खिलाड़ी हैं। 2014 के विश्व कप में मेसी के रहते हुए ही अर्जेंटीना की टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया और फिर मेसी को गोल्डन बॉल के खिताब से नवाजा गया। दोस्तों बता दूं कि गोल्डन बॉल पुरस्कार फुटबॉल विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। आखिरकार कोपा अमेरिका कप 2016 में उनकी टीम के फाइनल की हार से मेसी के मन पर बहुत गहरा झटका लग गया और वह अपनी हार से इतने दुखी हो गए कि उन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। दोस्तों मेसी ने अपने 29 साल की उम्र में ही अपने संघर्ष के दम पर वो सब कर लिया जो एक खिलाड़ी को सबसे महान बनाने के लिए काफी है। दोस्तों मेसी के पिता एक साधारण से मजदूर थे जो अपने परिवार का खर्च भी बहुत मुश्किलों से चलाते थे। 11 साल की छोटी सी उम्र में मेसी ने हार्मोन डिफिशियंसी जैसी खतरनाक बीमारी का भी सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी मुश्किलों को अपने लक्ष्य के बीच नहीं आने दी और प्रयासों को जारी रखते हुए अपने आप को इस दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल किया। दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में किन्हीं मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं।
मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ, जो की है एंग्री मोमेंट्स ऑफ विराट कोहली। आज की इस वीडियो में हम आपको कोहली के विराट रूप की एक अनोखी झलक दिखाएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। क्लिप नंबर 1। भारत और ऑस्ट्रेलिया 2016 में एडिलेड में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले T20 में एक दूसरे का सामना कर रहे थे। कोहली ने तब अपना सर्वोच्च T20 स्कोर बनाया था और मैदान पर उतरे थे। मैच में सब कुछ सही चल रहा था। कोहली का पारा अचानक से हाई होता दिखा, जिसकी वजह थी कंगारू कप्तान स्टीव स्मिथ की बयानबाजी। हालांकि इस किस्से के अगले ही ओवर में स्मिथ ने गैप ढूंढने के चक्कर में शॉट एक्स्ट्रा कवर पर मारा और एक बहुत ही खराब शॉट खेला और दुर्भाग्यवश कोहली के ही हाथों कैच लपके गए। कैच के बाद कोहली बहुत ही ज्यादा उत्साहित दिखे और उन्होंने स्टीव स्मिथ को एक शानदार तरीके से विदा किया। कोहली इतने ज्यादा जोश में थे कि वो तब तक नहीं रुके जब तक स्मिथ आउट होकर मैदान से बाहर नहीं निकल गए। जब धोनी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ था, फिर उन्होंने समझाया कि बिना किसी कारण के स्मिथ हार्दिक पांड्या को ताना मार रहे थे, इसीलिए इतना मजा आया आउट होते ही। क्लिप नंबर 2। एम्पायर और विराट कोहली एक ही जगह पर हो और मनमुटाव न हो, ये तो भाई क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। उदाहरण आप इस क्लिप से ही ले लीजिए, जब इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को डाली गई गेंद स्टंप के ऊपर से टकराने के बावजूद एम्पायर्स कॉल से नॉट आउट करार दिया जाता है, जिस पर बौखलाकर एक बार फिर से कोहली अंपायर के पास गए। हालांकि एम्पायर्स कॉल के फैसले ने जो रूट को बचा लिया, लेकिन अफसोसजनक एम्पायर्स खुद को कोहली के गुस्से से बचा नहीं पाए और कोहली एम्पायर्स के फैसले से बहुत नाखुश थे। वो एम्पायर पर दूर से ही चिल्लाए और अपनी टोपी फेंककर अपना डिससैटिस्फैक्शन भी व्यक्त किया। क्लिप नंबर 3। कोहली इस बार अपने गुस्से में सबसे हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच चुके थे, हालांकि बल्ले से नहीं। असल में हुआ कुछ यूं कि आईपीएल 2021 के एलिमिनेटर में कोलकाता और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने थे और कोलकाता की बैटिंग के दौरान कोहली अंपायर वीरेंद्र शर्मा के पास गए और कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी को गेंद स्टंप्स के सामने गिरने के बावजूद आउट नहीं देने पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। जब कोहली ने रिव्यू लिया तो फैसला पलट गया, लेकिन विराट एम्पायर्स की ऐसी एम्पायरिंग स्किल से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जो कि दिख रहा है। क्लिप नंबर 4। ये किस्सा मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच के दौरान का है। 19वां ओवर चल रहा था और बारिश शुरू हो चुकी थी। हालांकि जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए गेंद लेकर खड़े जरूर थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि एम्पायर खेल को रोक दे, क्योंकि बारिश के कारण पिच गीली होकर और उछाल और बाउंस करेगी, जिससे जाहिर तौर पर कंगारुओं को मदद मिलेगी। उन्होंने एम्पायर्स की तरफ उम्मीद से देखा, लेकिन अंपायरों ने खेल रोकने का कोई संकेत ही नहीं दिया, जिसके बाद बुमराह ने गेंद डाली और वही हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। गेंद भागती हुई बाउंड्री के पार चली गई, लेकिन तब भी एम्पायर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जिस पर कोहली को एम्पायर के पास जाकर उनसे बहस करते हुए देखा गया। वो बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं थे, लेकिन तब तक बारिश काफी अच्छी हो रही थी, जिससे मैच को ही रद्द किया जा सकता था। हालांकि आखिर हुआ भी वही। क्लिप नंबर 5। क्राइस्टचर्च के हैगले ओवल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये दूसरा टेस्ट मैच था। भारत टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी समाप्त करने के बाद फील्डिंग कर रहा था, तभी अचानक मैदान पर मौजूद नशे में धुत भीड़ ने भारतीय कप्तान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो स्लिप में खड़े थे और भीड़ के इस व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन जैसे ही कीवी कप्तान केन विलियमसन का विकेट गिरता है, कोहली जाग पड़ते हैं और गालियां देते हुए भीड़ को चुप रहने का इशारा करते हैं, जो कि बहुत मजेदार था। और ये प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक नहीं थी, क्योंकि भारत ने एक बड़ा विकेट लिया था, जिसने उन्हें प्रतियोगिता में वापस ला दिया। क्लिप नंबर 6। जब भारत और दक्षिण अफ्रीका का तीसरा टेस्ट मैच चल रहा था और जब गेंदबाज मोहम्मद शमी को एम्पायर इराइस इरास्मस ने डेंजर जोन में उतरते हुए देखने के बाद फटकार लगाई और कोहली इसमें खुश नहीं थे। वो इरास्मस के पास खुद चलकर बात करने के लिए चले गए और एम्पायर को समझाने लगे कि शमी ने गेंद को फेंकने के बाद डेंजर जोन की लाइन में कदम नहीं रखा, लेकिन एम्पायर अपनी बात से बिल्कुल टस से मस नहीं हुए, जिस पर कोहली ने इस निर्णय पर अपनी नाराजगी साफ तौर पर दिखा दी। हालांकि बाद में एक विस्तारित रिप्ले से पता चला कि शमी वास्तव में गेंद डालने से पहले डेंजर जोन में चले गए थे और जिस पर उन्हें चेतावनी मिलनी वाकई में सही थी। क्लिप नंबर 7। ये ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच 2011 विश्व कप का उद्घाटन मैच था। कोहली विश्व कप में अच्छा कर रहे थे और भारत के लिए नंबर 4 पर मजबूत स्थिति में बल्लेबाजी करने आए थे, तो वहीं रूबेल हुसैन एक बांग्लादेशी तेज गेंदबाज है जो कोहली के खिलाफ अंडर 19 के दिनों से वो खेल चुके थे और वहीं पर कोहली को गेंदबाजी कर रहे थे। हालांकि इस बार कोहली के खिलाफ गेंदबाज की जीत हुई, क्योंकि कोहली ने अपने फॉलो थ्रू में ड्राइव को गलत तरीके से खेल दिया और कोहली अपने गलत शॉट पर वैसे ही नाखुश थे कि तभी उन्होंने हुसैन को अपनी ओर घूरकर सेलिब्रेट करते हुए देखा,
जिस पर विराट कोहली को गुस्सा आ गया और उन्होंने बांग्लादेश के इस गेंदबाज को भला बुरा बोल दिया। क्लिप नंबर 8। गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच विवाद की खबरें आईपीएल 2013 से आने लगी थी और इस वक्त गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी कर रहे थे, जबकि विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान बने थे। दोनों टीमों के बीच मैच में आउट होने के बाद विराट कोहली पवेलियन की तरफ जा रहे थे और उसी दौरान गंभीर के साथ उनकी बहस शुरू हो गई और इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि गंभीर ने खुलेआम विराट कोहली को पीटने की धमकी दे डाली। और हालांकि खिलाड़ियों और एम्पायरों ने बीच में आकर बीच बचाव किया और दोनों खिलाड़ियों को शांत करवाने वालों में उस वक्त के ऑलराउंडर रजत भाटिया भी थे। रजत का भी कहना है कि ये लड़ाई खेल के मैदान पर उस समय की परिस्थितियों की वजह से हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों को मैंने फिर कभी भी झगड़ते हुए नहीं देखा और वो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। क्लिप नंबर 9। विराट कोहली हर महत्वपूर्ण विकेट लेने के बाद अपने आक्रामक जश्न के लिए जाने जाते हैं। कोहली मैदान पर अपने जज्बातों का इजहार करने से नहीं कतराते। ऐसा ही एक वाकया चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में देखने को मिला। ये घटना दूसरे पारी के 19वें ओवर में हुई, जब धोनी सीएसके के लिए खेल खत्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, लेकिन आरसीबी के जोश हेजलवुड ने धोनी के खिलाफ एक छोटी गेंद फेंकी और जिस पर धोनी पुल शॉट के लिए चले गए और डीप मिड विकेट पर रजत पाटीदार को आसान सा कैच देकर आउट हो गए। जैसे ही रजत ने कैच लिया, कोहली ओवर एक्साइटेड हो गए और विकेट को कुछ ज्यादा ही आक्रामक तरीके से बनाया। इसके बाद मीडिया और फैंस ने कोहली को ये नसीहत दे डाली कि कम से कम धोनी का तो सम्मान करो, और यही वो वाकया था। एक इंसान के पास दो तरह की पावर्स होती है। मेंटल पावर जो इस पैरालाइज्ड साइंटिस्ट स्टीवन हॉकिंग के पास थी, जहां एक नॉर्मल इंसान का आईक्यू लेवल 19 से 115 के बीच होता है, वहीं स्टीफन हॉकिंग का आईक्यू लेवल 160 था, मतलब वेरी हाई से भी ऊपर। और दूसरी पावर होती है फिजिकल पावर, जैसे ग्रेट काली, बिग शो या फिर सिंघम का भाजीराव। लेकिन क्या हो अगर किसी क्रिकेटर के पास ये दोनों पावर्स एक साथ हो, मतलब मास्टरमाइंड, बेस्ट डिसीजन लेने वाला दिमाग हो और अंडर प्रेशर भी निडर अंदाज में खेलने वाली पावर। बस एक मार्क पर सही फैसला करे, और ये स्किल दुनिया का कोई टीचर और ना ही कोई यूनिवर्सिटी सिखा पाती है, बल्कि ये तो गॉड गिफ्टेड होती है भाई साहब। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को देखिए। धोनी ने अपने कैरियर की शुरुआत में ही अपनी मास्टरमाइंड स्किल्स दिखाकर दुनिया को हैरान कर दिया था। ये बात है 2007 के T20 वर्ल्ड कप की, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रहा T20 मैच टाई हो जाता है और फैसला स्टंप्स को हिट करने पे आ जाता है। दोनों टीम्स के 5 बॉलर्स को एक एक बॉल स्टंप को हिट करना होती है और फिर धोनी अपना कमाल दिखाते हैं। धोनी स्टंप्स के बिल्कुल सीधा पीछे बैठ जाते हैं और बॉलर को अपने से सीधा बॉल डालने का बोलते हैं, जिससे बॉलर बड़ी ही आसानी से विकेट को हिट कर पाते हैं और इंडियन सभी बॉलर विकेट को हिट भी कर लेते हैं, जबकि पाकिस्तानी विकेट कीपर कामरान अकमल विकेट से दूर खड़े रहते हैं और कोई भी पाकिस्तानी बॉलर विकेट को हिट ही नहीं कर पाता। धोनी की इसी मास्टरमाइंड टेक्निक की वजह से इंडिया वो मैच जीत जाता है। वैसे विकेट पर खड़े बल्लेबाज का माइंड पढ़ना भी धोनी से बेहतर किसी को नहीं आता होगा, और ये भी धोनी की एक बेहतरीन स्किल थी, जो धोनी ने सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे इस मैच में दिखाई थी, जब अफरीदी सचिन के ओवर में अग्रेसिव बल्लेबाजी कर रहे थे। तो चौथी बॉल डालने से पहले धोनी सचिन को वाइड बॉल डालने का इशारा करते हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि अफरीदी क्रीज से निकलकर छक्का लगाने की कोशिश करेंगे। बस फिर क्या, सचिन वाइड बॉल डालते हैं, जिसे अफरीदी क्रीज से निकलकर खेलने की कोशिश में मिस कर जाते हैं और धोनी स्टंप्स को गिरा देते हैं। वैसे दोस्तों, आपने क्रिकेट में रिकी पॉन्टिंग, संगाकारा और डैनियल बुटोरी जैसे कई बेहतरीन कप्तानों को देखा होगा, लेकिन ये वाली स्किल ना शायद किसी में नहीं थी, और ना ही आपने किसी को कभी ऐसा करते देखा होगा, जैसे 2020 के आईपीएल एडिशन में दिल्ली और चेन्नई के दरमियान चल रहे इस मैच में धोनी ने किया था, जब ऋषभ पंत 38 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो 18वां ओवर शुरू होने से पहले धोनी रेत को हवा में फेंक कर हवा की डायरेक्शन चेक करते हैं और ऋषभ पंत के लिए इनकी लेग साइड पर एक फील्डर लेकर बॉलर को वहीं बॉल डालने का बोल देते हैं, और पहली ही बॉल पर ऋषभ पंत छक्का लगाने की कोशिश में उसी फील्डर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं जनाब, जो धोनी ने हवा की डायरेक्शन चेक करके लिया था। अब इसे कहते हैं ना बल्लेबाज का दिमाग पढ़ना। अरे ये तो थी धोनी की मास्टरमाइंड स्किल्स। अब जरा इनकी इनोवेटिव स्किल्स भी देख लेते हैं। धोनी एक ऐसे क्रिकेटर है जिन्होंने क्रिकेट में पावर हिटिंग और विकेट कीपिंग को एक नया रुख दिया था। इनसे पहले क्रिकेट में यॉर्कर डिलीवरी का बल्लेबाजों के पास कोई तोड़ नहीं था, मगर धोनी तो इसका तोड़ गली क्रिकेट से ही सीख कर आए थे। गली क्रिकेट में उन्होंने अपने एक दोस्त से यॉर्कर बॉल को छक्का मारना सीखा था, और जब पहली बार इसे पाकिस्तान के खिलाफ आजमाया तो कामयाब नहीं हो पाए,
मगर जब दूसरी बार उसी अंदाज में छक्का मारा तो कमेंटेटर्स ने इस शॉट को हेलीकॉप्टर का नाम दिया और अब इस शॉट का इस्तेमाल क्रिकेट में अक्सर होता है। विकेट कीपिंग में भी अभी तक धोनी को टक्कर देने वाला कोई विकेट कीपर नहीं आया जनाब। इनके स्पीडी स्टंपिंग के सामने तो सब खत्म है। वो अभी तक टोटल 800 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान में 195 यानी सबसे ज्यादा बल्लेबाजों को स्टंप आउट कर चुके हैं और एक ही मैच में सबसे ज्यादा 5 बल्लेबाजों को आउट करने का रिकॉर्ड भी धोनी के ही नाम है। लेकिन ये सब छोड़ो, कीपर खड़े रहकर धोनी ने जो अपने इनोवेटिव अंदाज में बल्लेबाजों को आउट किया है ना, उसकी तो क्या ही बात है। जैसे इस कीवी बल्लेबाज को एक तीर से 2 शिकार, या फिर ये ब्लाइंड रन आउट वाला काम भी तो सबसे पहले धोनी ने ही करके दिखाया था। It's unbelievable. Wow, that's got to be the Superman. भाई धोनी के बारे में जब भी बात होती है तो एक चीज सबसे पहले हमारे माइंड में आती है, कूल एंड कॉन्फिडेंट। वो अंडर प्रेशर सिचुएशन में भी कूल रहते थे, ना तो जीत को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते थे और ना ही हार को लेकर ज्यादा इमोशनल। इसीलिए तो इन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। लेकिन जहां बात इनके कॉन्फिडेंट की आती है ना, वहां DRS को भी धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता है भाई साहब, क्योंकि धोनी के लिए गए रिव्यूज 95% दुरुस्त ही साबित होते थे। इवन कई बार तो धोनी अंपायर की उंगली उठाने से पहले ही रिव्यू का इशारा कर दिया करते थे। जैसे इस वीडियो में देखिए, जब युवराज सिंह को अंपायर आउट देता है और अंपायर की उंगली उठने से पहले ही धोनी का हाथ रिव्यू के लिए चैलेंज कर देता है और फिर क्या, अंपायर को अपना फैसला वापस लेना पड़ जाता है। जी हाँ, वो धोनी ही है जिनके सामने अंपायर को सबसे ज्यादा अपने फैसले वापस लेना पड़े, फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान हो या फिर IPL। ये तो हो गई धोनी की मेंटल पावर। अब जरा इनकी फिजिकल पावर के बारे में भी बात कर लेते हैं भाई साहब, क्योंकि इसी स्किल की वजह से तो धोनी को फिनिशर कहा जाता है, जो 17 टाइम आखिरी बॉल पर छक्का मार, और छक्का भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि इनके टिपिकल अंदाज से लगाई गई पावर हिट अक्सर बाउंड्री से नहीं बल्कि मैदान से ही बाहर जाके गिरती थी। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब आखिरी 4 गेंदों पर 12 रन की जरूरत थी तो धोनी का लगाया गया ये 119 मीटर लंबा छक्का देखिए। He's gone down the ground. I think it's massive. He has cleared it. That is a phenomenal hit. या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया गया ये नो लुक स्टाइल में 112 मीटर लंबा छक्का। Dhoni this time. My goodness. अब जरा धोनी के कैरियर का लगाया गया ये सबसे लंबा छक्का देखिए, जब श्रीलंका के खिलाफ वो छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं और छक्का भी मैदान से बाहर कहीं दूर जा गिरता है। धोनी के पास ही पावर थी 1.34 बिलियन लोगों के ख्वाबों को सच करने की। धोनी के पास ही पावर थी एक ही ओवर में 22 रन मारकर मैच जीतने की। धोनी के पास ही पावर थी 36 की एज में भी 26 के यंग खिलाड़ी को रनिंग में पीछे छोड़ने की। और धोनी के पास ही पावर थी ट्रॉल करने और स्लैजिंग करने वाले खिलाड़ियों को मुंह तोड़ जवाब देने की। लेकिन ये मत भूलिएगा, इस सब के साथ धोनी एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन और एक ग्रेट लीडर भी थे। एक ऐसा लीडर जिसने इंडिया को कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए। विराट कोहली को मौका देकर किंग कोहली बनाया और रोहित को मिडिल ऑर्डर से ओपनर करके हिटमैन बनाया। 2007 में युवराज सिंह के लगाए गए 6 छक्के हों या 2010 में सचिन की पहली डबल सेंचुरी हो या फिर 2013 में रोहित शर्मा की पहली डबल सेंचुरी, इन सभी में एक चीज कॉमन थी और वो ये थी कि दूसरी साइड पर महेंद्र सिंह धोनी खड़े थे। दोस्तों, धोनी का कैरियर हम सब के लिए किसी लाइफ लेसन से कम नहीं है। हर अचीवमेंट पर जश्न मनाना या फिर हार पर मायूस होना धोनी का स्टाइल नहीं था। वो ना तो अपने लिए खेलते थे और ना ही स्टैंड्स में बैठे क्राउड के लिए, बल्कि वो खेलते थे अपने देश के लिए। इसीलिए तो वो इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कामयाब कप्तान है। अगर आपने भी धोनी की स्ट्रगल, इनकी अचीवमेंट या इनकी लाइफ से कुछ सीखा है तो कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के एक अद्भुत ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की, जो आज के समय में भारतीय क्रिकेट टीम के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जादुई गेंदबाजी से ICC की टेस्ट रैंकिंग में क्रिकेट के खेल को लेकर जितना पागलपन है वो किसी भी दूसरे खेल को लेकर नहीं है। मेरे ख्याल से अंदाजा तो यह भी कहना होगा ज्यादा नहीं होगा कि 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए गरीब घर के लड़के के लिए तो यह असंभव सा लगता है। लेकिन रविंद्र जडेजा ने और परिवार के सपोर्ट से असंभव
तो चलिए दोस्तों कोशिश करते हैं। रविंद्र जडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1988 को गुजरात के जामनगर जिले के नौग्रामगढ़ नाम की जगह पर हुआ था। उनके पिता का नाम अनिरुद्ध सिंह जडेजा था, जो अपने परिवार का गुजारा करने के लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में चौकीदार का काम करते थे। रविंद्र की मां का नाम लता था, जो एक हाउसवाइफ थी और घर की परिस्थितियां खराब होने के बावजूद पूरे परिवार की देखरेख बहुत ही प्रभावशाली ढंग से करती थी। जडेजा के अलावा उनकी 2 बहनें नैना और पद्मिनी भी हैं। दोस्तों, जडेजा को क्रिकेट का शौक तो बचपन से ही है, लेकिन भारत में ये तो बहुत ही आम बात है, क्योंकि हर गली में। लेकिन खास बात यह है कि इतनी गरीबी में जिंदगी गुजारने के बाद भी जडेजा के माता पिता ने उनका क्रिकेट एक गली तक सीमित नहीं रहने दिया और घर की परिस्थितियां अच्छी न होने के बावजूद उन्होंने जडेजा को प्रोफेशनल क्रिकेट सिखाने के लिए क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवाया। जडेजा के माता पिता उन लोगों में से थे जिन्हें अपने बच्चे के पैशन पर पूरा भरोसा था। जडेजा की मां का सपना था कि उनका बेटा भारत के नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेले, लेकिन दुर्भाग्य से 2005 में एक एक्सीडेंट के दौरान उनकी मां इस दुनिया को छोड़कर चली गईं और इस दर्दनाक घटना से जडेजा पूरी तरह टूट गए। यहां तक कि मां के इस दुनिया में न रहने का दुख जडेजा को इतना हो गया था, उन्होंने क्रिकेट तक को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन कुछ दिनों तक दुखी रहने के बाद फिर से उन्होंने अपने आप को संभाला और अपनी मां के सपने को पूरा करने के लिए जी जान से जुट गए। जडेजा के कोच बताते हैं कि जडेजा शुरू से ही सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए आते थे और सभी के जाने के बाद ही जाते थे। उनका कहना था कि उनकी लगन और परिश्रम को देखकर मैं तो श्योर था कि जडेजा नेशनल टीम के लिए एक दिन जरूर खेलेगा। आखिरकार जडेजा की लगन और प्रैक्टिस ने जल्द ही अपना जलवा दिखाया और 2005 के दौरान 16 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम में किया गया। उसके बाद अगले ही साल श्रीलंका में होने जा रहे अंडर 19 विश्व कप के लिए उन्हें टीम में खिलाया गया और उस विश्व कप में भी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। 2008 में आईपीएल के ओपनिंग सेशन में जडेजा को राजस्थान रॉयल्स द्वारा चुना गया और जडेजा ने भी उनके चुनाव को सही साबित करते हुए जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरकार उनका शानदार परफॉर्मेंस किसी से भी छुपा नहीं रहा और उनका सिलेक्शन भारत के नेशनल टीम में श्रीलंका में होने जा रहे वनडे सीरीज के लिए किया गया। 8 फरवरी 2009 को उस सीरीज के फाइनल में उन्हें खेलने का मौका दिया गया, जहां उन्होंने नाबाद 60 रनों की पारी खेली और इसी मैच के साथ उन्होंने अपनी मां का सपना शान से साकार किया। लेकिन उसी साल T20 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी धीमी पारी के लिए उन्हें लोगों से आलोचना भी झेलनी पड़ी और उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें सपोर्ट किया और फिर से मैच खेलने का मौका दिया और बस इसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और गेंदबाजी और बल्लेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखते हुए टीम के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। दोस्तों रविंद्र जडेजा एक ऐसे बैकग्राउंड से थे जहां पर क्रिकेट में कैरियर बनाने का सोचना भी एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने अपनी लगन, परिश्रम और सकारात्मक सोच से असंभव को भी संभव कर दिखाया। दोस्तों, एक बात याद रखिए, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। 2006 में ही इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी डेब्यू किया और यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि जडेजा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 बार ट्रिपल सेंचुरीज बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। और जब जडेजा ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की तब वे मात्र 23 साल के थे। और इतना ही नहीं, 2008 में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप में जडेजा विजेता इंडियन टीम के वाइस कैप्टन भी थे
और वर्ल्ड कप जिताने में भी जडेजा की कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। इन्होंने 6 मैचेस में 10 विकेट्स लिए थे। इसके अलावा आईपीएल में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के कारण जडेजा हमेशा से ही चर्चा में रहे। कैरियर का टर्निंग पॉइंट 2009 में आया जब इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 3rd ओडीआई में मात्र 32 रन देकर 4 विकेट्स चटकाए, जिसके लिए इन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जडेजा दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्डर्स में से एक हैं और उन्होंने फरवरी साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया टूर पर 3 ओवर्स में सिर्फ 16 रन देकर 1 विकेट ली थी और साथ ही 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रनआउट्स करके इंडिया को जीत। सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं भारतीय क्रिकेट टीम के एक अद्भुत ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की, जो आज के समय में भारतीय क्रिकेट टीम के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जादुई गेंदबाजी से आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर कब्जा जमा रखा है। दोस्तों, भारत में क्रिकेट के खेल को लेकर जितना पागलपन है वो किसी भी दूसरे खेल को लेकर नहीं है। मेरे ख्याल से
यह भी कहना कुछ ज्यादा नहीं होगा। इन सभी बातों से आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए क्रिकेट खेलना कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी एक गरीब घर के लड़के के लिए तो ये असंभव सा लगता है। लेकिन रविंद्र जडेजा ने अपने जुनून, लगन और परिवार के सपोर्ट से असंभव को भी संभव कर दिखाया है। तो चलिए दोस्तों विशेष करते हैं। रविंद्र जडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1988 को गुजरात के जामनगर जिले के नौग्रामगढ़ नाम की जगह पर हुआ था। उनके पिता का नाम अनिरुद्ध सिंह जडेजा था, जो अपने परिवार का गुजारा करने के लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में चौकीदार का काम करते थे। रविंद्र की मां का नाम लता था, जो एक हाउसवाइफ थी और घर की परिस्थितियां खराब होने के बावजूद पूरे परिवार की देखरेख बहुत ही प्रभावशाली ढंग से करती थी। जडेजा के अलावा उनकी 2 बहनें नैना और पद्मिनी भी हैं। दोस्तों, जडेजा को क्रिकेट का शौक तो बचपन से ही है, लेकिन भारत में ये तो बहुत ही आम बात है, क्योंकि हर गली में। लेकिन खास बात यह है कि इतनी गरीबी में जिंदगी गुजारने के बाद भी जडेजा के माता पिता ने उनका क्रिकेट एक गली तक सीमित नहीं रहने दिया, और घर की परिस्थितियां अच्छी न होने के बावजूद उन्होंने जडेजा को प्रोफेशनल क्रिकेट सिखाने के लिए क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवाया। जडेजा के माता पिता उन लोगों में से थे जिन्हें अपने बच्चे के पैशन पर पूरा भरोसा था। जडेजा की मां का सपना था कि उनका बेटा भारत के नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेले, लेकिन दुर्भाग्य से 2005 में एक एक्सीडेंट के दौरान उनकी मां इस दुनिया को छोड़कर चली गईं, और इस दर्दनाक घटना से जडेजा पूरी तरह टूट गए। यहां तक कि मां के इस दुनिया में न रहने का दुख जडेजा को इतना हो गया था, उन्होंने क्रिकेट तक को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन कुछ दिनों तक दुखी रहने के बाद फिर से उन्होंने अपने आप को संभाला और अपनी मां के सपने को पूरा करने के लिए जी जान से जुट गए। जडेजा के कोच बताते हैं कि जडेजा शुरू से ही सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए आते थे और सभी के जाने के बाद ही जाते थे। उनका कहना था कि उनकी लगन और परिश्रम को देखकर मैं तो श्योर था कि जडेजा नेशनल टीम के लिए एक दिन जरूर खेलेगा। आखिरकार जडेजा की लगन और प्रैक्टिस ने जल्द ही अपना जलवा दिखाया, और 2005 के दौरान 16 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम में किया गया। उसके बाद अगले ही साल श्रीलंका में होने जा रहे अंडर 19 विश्व कप के लिए उन्हें टीम में खिलाया गया, और उस विश्व कप में भी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। 2008 में आईपीएल के ओपनिंग सेशन में जडेजा को राजस्थान रॉयल्स द्वारा चुना गया, और जडेजा ने भी उनके चुनाव को सही साबित करते हुए जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरकार उनका शानदार परफॉर्मेंस किसी से भी छुपा नहीं रहा, और उनका सिलेक्शन भारत के नेशनल टीम में श्रीलंका में होने जा रहे वनडे सीरीज के लिए किया गया। 8 फरवरी 2009 को उस सीरीज के फाइनल में उन्हें खेलने का मौका दिया गया, जहां उन्होंने नाबाद 60 रनों की पारी खेली, और इसी मैच के साथ उन्होंने अपनी मां का सपना शान से साकार किया। लेकिन उसी साल T20 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी धीमी पारी के लिए उन्हें लोगों से आलोचना भी झेलनी पड़ी, और उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें सपोर्ट किया और फिर से मैच खेलने का मौका दिया, और बस इसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और गेंदबाजी और बल्लेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखते हुए टीम के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। दोस्तों रविंद्र जडेजा एक ऐसे बैकग्राउंड से थे जहां पर क्रिकेट में कैरियर बनाने का सोचना भी एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने अपनी लगन, परिश्रम और सकारात्मक सोच से असंभव को भी संभव कर दिखाया। दोस्तों, एक बात याद रखिए, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं।